Hello dear students, welcome back to online class. Today we are going to discuss about the concept of investment multiplier और multiplier. तो आज हम लास्ट कंसेप्ट में हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट के बारे में फाइंड किया था. अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे होगा, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम. ओके, तो अब हम कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे. कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फिर इसे हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं, मल्टीप्लायर. तो देखो कि जो केन्स ने थ्योरी गिवन की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर है. सो फर्स्टली जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो किन्होंने डेवलप किया था. द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय R.F. काहन. ठीक है, सो R.F. काहन ने इन 1931 में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट डेवलप किया था. अब देखो इन द डिकेड ऑफ 1930, ठीक है, तो 1930 के डिकेड में क्या था कि जो अमेरिका एंड डेवलप्ड कंट्रीज थी, अमेरिका एंड यूरोप, तो वहाँ पे क्या है डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी. ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी इन अमेरिका एंड यूरोप. ठीक है, तो देखो जो क्लासिकल थ्योरी गिवन की थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, तो उन्होंने क्लासिकल थ्योरी में क्या गिवन किया था कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट होती है, और अगर कंट्री में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है देन उसके लिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कंपलसरी नहीं है. बिकॉज अगर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट भी हो जाएगी देन वो सिचुएशन अपने आप क्या है रिमूव हो सकती है. ओके, सो मतलब गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को डिक्रीज करने कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसी भी तरह के एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किस पे फोकस किया था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होती है. क्लियर है. तो बट देखो जब 1930 में अमेरिका एंड यूरोप में डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी देन उसका क्या इफेक्ट पड़ा था कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई थी एंड जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लोज्ड हो चुकी थी. ठीक है, सो इसीलिए जो क्लासिकल थ्योरी गिवन की थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने वो क्या है रॉन्ग प्रूफ हुई थी. तो इसीलिए केन्स ने 1936 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी में उन्होंने क्या है बुक लिखी थी, और उन्होंने क्या बोला, थ्योरी गिवन की थी उन्होंने, एंड उन्होंने क्या बोला था कि जो कंट्री में अगर फुल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है, तो उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है. कीन्स ने गिवन किया था कि अगर कंट्री में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी होती है कंट्री की, देन उस टाइम पे भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं होती. क्लियर है. तो ये 1936 में केन्स ने जो इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन में थी अमेरिका एंड यूरोप कंट्री, ठीक है, तो उन्होंने क्या गिवन किया था कि अगर ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करना है देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी एंड जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है. तो इसीलिए जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो प्रोफेसर केन्स ने जो भी अपनी थ्योरी गिवन की थी, जो जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, तो उसमें उन्होंने क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी इंपॉर्टेंट रोल के बारे में डिस्कस किया है. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर. तो देखो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या एक्सप्लेन करता है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन टू इंक्रीज इन दी इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या एक्सप्लेन करता है, क्या हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होने से, ठीक है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स पे, टूल्स पे, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो इनकम है उसमें कितना चेंज आया, ठीक है, उसकी रेशियो के बारे में डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंजेस होने से जो इनकम है उसमें क्या है मैनीफोल्ड चेंजेस होते हैं, बहुत कई गुना ज्यादा चेंजेस होते हैं. ठीक है, लाइक अगर हम इंडस्ट्री में
जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट किया अपनी इंडस्ट्री पे, ठीक है। देन उससे जो इनकम जनरेट हुई है वो कितनी है, 500 करोड़। ओके, देन अगर हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो वो क्या होगा, 5। तो मतलब कि ये 5 क्या है कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपीस की है इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ठीक है। इनकम कितनी जनरेट हुई है, 500 करोड़, ठीक है। सो जब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करेंगे देन हम क्या करेंगे, जो इनकम है उसे इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 5। तो मतलब कि 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई, कितनी मैनीफोल्ड हुई है, 5 गुना, मतलब 5 गुना ज्यादा इनकम इंक्रीज हुई है। अब देखो 100 से 500 हो गई है। ओके, या फिर अगर 100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड जो इनकम है वो 300 है, देन हम क्या करेंगे कि जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 3 गुना इंक्रीज हुई है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, change in investment and change in income. Delta y means change in income, delta I means change in investment. मीन्स इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया है। अगर इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ रुपीस का चेंजेस आया देन इनकम में 400 करोड़ का चेंजेस आया है, सो के क्या हो जाएगी हमारी, 4। ओके, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़, ठीक है, एंड जो इनकम इंक्रीज हुई है इंडस्ट्री जिसके पास क्रिएट हुई है वो है 400, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। तो जो के है वो कितना हो जाएगा, 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4, मतलब कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम है वो 4 गुना ज्यादा इंक्रीज हुई है। दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो कि हमने जो प्रीवियस कंसेप्ट से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डिस्कस किया था कि 1 पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, अनदर पर्सन की इनकम होती है। क्लियर है। अब देखो कंज्यूमर क्या है, अगर शॉप पे जाके कुछ भी परचेज करते हैं सेलर के पास, ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, कंज्यूमर। तो जो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, जो भी इनकम वो सेलर को मनी देगा, ठीक है, देन वो क्या हो जाएगी, सेलर की इनकम। सो वंस एक्सपेंडिचर इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। क्लियर है। तो देखो कि जो ह्यूमन है, ठीक है, कंज्यूमर है, वो अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, वो किस पे डिपेंड होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम डिनोट करेंगे MPC। क्लियर है। तो मतलब कि कंज्यूमर अपनी अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, वो किस पे डिपेंड होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में चेंजेस आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। अगर इनकम इंक्रीज हुई है देन कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज हुई है देन कंजम्पशन ऑल्सो डिक्रीजेज। तो MPC इक्वल change in income due to change in consumption due to change in income। so कंजम्पशन पे कितना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा वो MPC पे डिपेंड होता है। ओके, एंड देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन MPC एंड के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि अगर MPC इंक्रीज होती है, MPC इंक्रीज होती है मतलब इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
अब एमपीसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब कंजम्पशन वो ज्यादा कर रहा है, इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं कंज्यूमर, देन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या है कि जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, अब देखो नेक्स्ट MPS means marginal propensity to save, marginal propensity to save, MPC। देखो there is a negative relation between MPS and investment multiplier, negative relation between marginal propensity to save MPS and investment multiplier। मीन्स MPC एंड मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, बट MPS एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में नेगेटिव रिलेशन होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बिकॉज क्या है कंज्यूमर अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट सेविंग करके रखते हैं, सेव करेंगे देन वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड अगर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और इनकम भी जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है, मैक्सिमम इनकम जनरेट नहीं होगी। तो इसीलिए देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है? तो अब देखो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में रिलेशन हम देखते हैं। We can see the relation between marginal propensity to consume, marginal propensity to save and investment multiplier। अब देखो कि हमें जो marginal propensity to consume given की है 0.75। ओके, तो अब हमने investment multiplier फाइंड करना है, देन फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस MPC। जब हमें MPC गिवन की होते हैं देन हम ये मेथड यूज करते हैं। ओके, तो अब हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है, 1 माइनस MPC कितने हमारे पास 0.75, ये 1 माइनस, अब देखो 0.75 920 0.25 25 by 100 100 by 25 4, देन जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना आ जाएगा 4। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यूज है, ठीक है, वो लाई करती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यूज लाई इन 1 to इन्फिनिटिव वैल्यूज में लाई करती है, 1 से लेके इन्फिनिटिव वैल्यू हो सकती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, बट MC लाइज बिटवीन 0 to 1। ये हमने प्रीवियस कंजम्पशन फंक्शन के कंसेप्ट में भी देखा था कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यूज होंगी वो कहाँ पे लाई करेगी 0 to 1 के बिटवीन वैल्यूज होगी, ठीक है, 1 से मैक्सिमम वैल्यूज नहीं होती हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यूज हैं वो लाई करती है बिटवीन 1 to इन्फिनिटिव वैल्यूज भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो 1 से इंक्रीज वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की 4। ओके, इफ MPC इज 0, अगर हमें MPC 0 गिवन की है देन 1 by 1 माइनस MPC, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है 1 by 1 माइनस 0, 1 by 1 1। ओके, एंड इफ MPC इज 1, सो ये हमारा क्या हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हमें MPC 1 गिवन की है देन 1 माइनस MPC कितना है 1 बाई 0 इन्फिनिटिव, तो के हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यूज हैं वो 1 से इन्फिनिटिव हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 समथिंग एक्सेट्रा कुछ भी, बट जो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यूज हैं वो क्या है 0 to 1 के बिटवीन ही होगी। अब देखो यहाँ पे हमने ली है तो 0.75 वैल्यू ली है, 0 ली है एंड 1 ली है, 2 वैल्यू 3 4 5 वैल्यू हम नहीं लेंगे MPC की। ओके, अब नेक्स्ट है हमने रिलेशन देखा है MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम अगर MPS गिवन की है
MPS, ओके 0.25। अगर हमने ये फाइंड करनी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है, देन इसका मेथड क्या होगा, 1/MPS, सिंपल बिल्कुल। 1/MPS 0.25, 1/25/100, 100/25, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। तो हमने रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखो फर्स्टली हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, वेयर ADC इक्वल AS एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग। ओके, तो हमने ये देखा था कि जो इनकम एंड आउटपुट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी, ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई होगी, देन उसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग होगी। तो देखो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में डिफाइन करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। तो देखो फर्स्टली हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट प्रोसेस देखेंगे। देखो वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एंड एक्स एक्सिस इनकम, नेशनल इनकम। ओके, तो अब देखो कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है, फर्स्टली हम क्या बनाते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर हमने प्रेजेंट कर लिया, कल हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या होता है, फर्स्टली कि जो कंज्यूमर है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन करता है, ठीक है। अब देखो जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमने कल कंसेप्ट में किया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है, लाइक जैसे हमने माना कि ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है C+I, इसमें हमने कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है। इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी एंड कंजम्पशन जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों का समेशन करके हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ की है, ठीक है। सो इसमें हमने क्या है, इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है, ये इंक्लूड। ओके, तो देखो व्हेन द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, तो फर्स्टली हम एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ किया एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये 45 डिग्री के होते कर्व, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो जहाँ AD इक्वल AS है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड इन दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज OY, ये इनकम का लेवल है OY, ये हमें गिवन किया है, ठीक है। अब देखो व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, ठीक है, I से I2 होता है, I2, देन जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल C प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फर्स्टली इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को ऐड करके हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ की, ठीक है। अब देखो कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, देन डिमांड एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, जो चेंज है इन्वेस्टमेंट में, ये जो चेंजेस हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, E1, because in this point AC equal AD and the new level of income is OY1, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम भी देखो इंक्रीज हुई है। ओके, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज Y से डिनोट करते हैं, चेंज इन इनकम OY से OY1। अब देखो इन्वेस्टमेंट इनकम में चेंज आया है Y से Y1, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट में I से
I1 का चेंजेस आया है, यहाँ पे I1 ले लेते हैं। ओके, मीन्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? सो ये देखो इनकम इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हुई है, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई है अपवर्ड, ठीक है। देन इनकम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ है? E1 एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज OY1। सो यहाँ पे देखो इनकम में चेंजेस आए हैं, इनकम क्या है? इंक्रीज हुई है। क्लियर है? तो अगर देखो ऑपोजिट सिचुएशन है, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है, सपोज अगर हम देखें कि ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है, एंड ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये लेवल ऑफ इनकम है। सपोज कि अगर इनकम जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? डिक्रीज हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो क्या है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, C प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, I1 से I हुई है। ओके, सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा? E, ठीक है, एंड इन दिस लेवल एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज OY। मतलब कि पहले इनकम का लेवल था OY1 एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व ये थी हमारी, ठीक है, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हुई है। सो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? E, ठीक है, और इस लेवल पे जो इनकम है, इनकम में चेंजेस आए हैं बट इनकम क्या है? डिक्रीज हुई है। सो ये जो एरो है, साइन है, वो भी क्या है? मतलब कि डिक्रीज अपवर्ड की तरफ होगा, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो ये तो हमने देखा कि एग्रीगेटेड डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेसिंग देखी है। ओके, अब हम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेसिंग को डिफाइन करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, देखो अब इसे भी हम फिगर की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इनकम, इन्वेस्टमेंट। तो देखो कि हमें देखा ना कि जो इनकम इन्वेस्टमेंट है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में वो क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, एंड ये क्या था हमारा? सेविंग लेवल। एंड ई पॉइंट पे ये तो जस्ट हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लास्ट कंसेप्ट में किया था, तो ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे इनकम, सेविंग, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ठीक है। सो ये हमारा ई पॉइंट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एक दूसरे को कट कर रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो इनकम का लेवल है वो कितना है? OY। क्लियर है? बट अगर देखो कि यहाँ पे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, व्हेन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे I इंक्रीज हो गया, I से I1 हो जाती है, ठीक है, देन जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या है? E से शिफ्ट होके E1 हो जाएगा, ठीक है, एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज OY1। तो यहाँ पे क्या है? इनकम में चेंजेस आए हैं, ठीक है, OY से OY1 हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुई है। क्लियर है? सेम वैसे ही एग्रीगेट डिमांड में भी कि अगर हम यहाँ पे देखो इस लेवल को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट फिगर ड्रॉ की हुई है, ये लेवल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है? OI। क्लियर है? एंड जो सेविंग है, दोनों एक दूसरे को E1 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जो लेवल ऑफ इनकम है वो कितना है? OY1, ठीक है, बट अगर देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है तो वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगी? OI से OI1, ठीक है, एंड जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? E1 से E की तरफ, बिकॉज इन दिस पॉइंट सेविंग equal to autonomous investment and in this level the income of OY। so जो इनकम का लेवल है वो भी OY से OY की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इनकम डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो ये था
इसके बाद जो हमारा स्टेप इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन का लास्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मीन्स की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प टू अंडरस्टैंड ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मीन्स कि व्यापार में जो भी अप डाउन्स वगैरह आते हैं तो उसे हम क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इनकम ज़्यादा है या कम है, तो उसकी वजह से जो ट्रेड साइकिल्स क्रिएट होते हैं सो इसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ट्रेड साइकिल है इसमें अप डाउन्स क्यों आते हैं। ओके, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट करनी है देन उसमें भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प टू पॉलिसी मेकिंग, हेल्प टू मेक पॉलिसीज। देखो गवर्नमेंट पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है तो कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी चाहिए जो बेनिफिट्स देंगी, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो जो केन्स ने 1936 में थ्योरी गिवन की थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी, तो उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसीलिए जो केन्स है उन्होंने कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिवन किया था जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके, तो मतलब कि इसमें हमने क्या देखा कि जो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होती है, बट कितनी मैनीफोल्ड वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने 100 करोड़ रुपीज की है देन उसके पास इनकम क्या है 1 ईयर में उन्होंने अगर 100 करोड़ की है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है इंडस्ट्री पे देन इनकम भी क्या है 150 करोड़ या 200 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो क्या है मैनीफोल्ड इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, 5 गुना 4 गुना, ठीक है 5 टाइम्स इंक्रीज होती है 7 टाइम ऐसे इंक्रीज होती है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें यही बताता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम में कितना चेंजेस आया है। ओके, होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी एंड एमपीएस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ फिगर। एंड लास्ट में कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेड साइकिल्स में अप डाउन के बारे में जान सकते हैं, पॉलिसीज मेकिंग में हेल्प करती है, एंड गवर्नमेंट को पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कितना करना चाहिए पब्लिक पे एक्सपेंडिचर, तो उसको भी किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट 21 चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम 22nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।